कर रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कि जरूरत हो, तो उसके हिसाब से फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट कर सकते हैं आप तैयारी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंट है ना, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसको जो लाइटली ले रहे हैं ना, बहुत ईआर आती है इसके अंदर, तो वो आपको पछताना पड़ सकता है। और एक बार आपका किसी और सब्जेक्ट में ईआर आ जाए तो वो आप झेल सकते हो, इसको नहीं झेल सकते भाई। आगे चल के वो हाल होता है जिसका कि कोई मतलब लिमिट नहीं है, इतना सारा कैसे पढ़ोगे। तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि हम एक बार में कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, बहुत मुश्किल है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा। लगभग मैंने कहा 25 मार्क्स के आसपास का आपका थ्योरी आने वाला है इसमें, और बाकी का 75 अगर मैं हटा दूं 90 में से 25, तो लगभग 65 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल रहेगा, जिसमें से न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कौन कौन से आएंगे 100%। एक आएगा आपका फाइनल अकाउंट, एक आएगा आपका एमलगमेशन, एक आएगा आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन मैंने क्लास के अंदर, मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है वीडियो, क्योंकि बहुत बच्चे उसको अवॉइड करना चाहते हैं, दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों डालूं। क्लास के अंदर, कोर्स के अंदर बहुत सिस्टमेटिक स्टार लगे हुए हैं, वहां से जिसको करना है वो कर सकते हैं। एक आएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक आएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एक आएगा आपका मान के चलो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि चैप्टर है हमारा। और ये मैं कह रहा हूं श्योर जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, कोई बच्चा अब ये ना पूछे कि सर शेयर कैपिटल वाला नहीं आएगा क्या, सर बायबैक नहीं आएगा, बोनस नहीं आएगा, वो सब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर और एक कैश फ्लो। एक बच्चा पूछा सर आपने पहले बताया था कैश फ्लो में इस पे रेशियो होगा, अब क्या है सर? देखो मैंने कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट दोनों करने के लिए दिया है, दोनों ही करके जाइएगा। तो ये ओवरऑल रहेगा, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जिसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। AS20 AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, यहां से भी थोड़े से न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल में, और वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड भी आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये आपको करने ही करने होंगे इस तरीके से। आइए एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं अब सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, क्या कंडीशंस है एमलगमेशन का और नेचर ऑफ मर्जर का और वर्सेस परचेज का। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा। पहले हम एमलगमेशन के बारे में समझ लेते हैं, एमलगमेशन क्या होता है। देखिए जैसे मान लो एक XYZ लिमिटेड है, एक PQR लिमिटेड है, ठीक है ना। अब XYZ लिमिटेड एक बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी, और ये एक स्मॉल कंपनी है या जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है। तो ये कंपनी XYZ क्या करता है, इस कंपनी को ले लेता है, खरीद लेता है, इस कंपनी को खरीद लेता है, एक्वायर कर लेता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि रिलायंस ने बहुत सारी छोटी कंपनी जो कि टेलीकम्युनिकेशन थी उनको खरीद ही लिया, इसको बोलते हैं एमलगमेशन। एक होता है मर्जर, जैसे आपका पहले था हमारा एक आइडिया और एक था वोडाफोन, आप में से जिसको पता होगा, इन दोनों ने आपस में मिलके एक कंपनी बनाई VI, दैट इज कॉल्ड मर्जर, ये मर्ज हो गया। तो इसी के अंदर हमारे जो अब ये कंपनी इसको जो पेमेंट करेगा बदले में, कितने रुपए देने तुम्हें खरीद रहे हैं, या जब ये कंपनी आपस में अपने अपने पेमेंट को लेंगे मर्ज होते हुए कि हमारा हिस्सा कितना रहेगा तुम्हारा, इसको हम निकालते हैं उस प्रोसेस से जिसको बोला जाता है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, स्वैपिंग रेशियो मेथड भी बोल देते हैं इसको। तो ये अलग अलग मेथड है जिससे इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। तो एक हो गया हमारा परचेज कंसीडरेशन का मेथड, और एक होता है हमारा ये तीन नाम जो कि आपको बताएं, नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ एमालगमेशन। तो आइए देखिए, क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है कि भैया आप बताइए कि एमलगमेशन के क्या क्या कंडीशन है और नेचर ऑफ मर्जर और परचेज में क्या डिफरेंस है। लगातार ये मैंने कुछ ही ईयर लिखे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। AS17 एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू एमलगमेशन आपका प्रिस्क्राइब दैट द कंडीशन टू
डिस्टिंग्विश अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर फ्रॉम परचेज, अमलगमेशन अलग होता है। कंडीशन अमलगमेशन के क्या क्या है? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टेक ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अब ट्रांसफरर कंपनी कौन होता है? जो बिक रहा है, यानी ये हो गया सेलर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी का मतलब हो गया ये जो है ये है सेलर कंपनी, और ट्रांसफरी कंपनी का है ये बायर कंपनी। तो क्या होता है, सारे एसेट सारे लायबिलिटी उनके हम एक्वायर कर लेते हैं। शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जो उस कंपनी के शेयर थे उसके 90% यहां पे अब शेयर होल्डर हो जाएंगे, मतलब मैं अपनी कंपनी के शेयर ही दे देता हूं। द कंसिडरेशन ऑफ एमलगमेशन पेड ओनली बाय इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। हम इक्विटी शेयर, वैसे कि हालांकि यहां पे थोड़ा सा मैं कहूंगा करेक्शन करना चाहूंगा इस नोट को, क्योंकि जो हम देते हैं वो हम एक मिनट कहता है ये तो ठीक है भाई, सारे एसेट्स लायबिलिटी लेते हैं, ये 90% वाली बात गलत है, 90% नहीं होता, ये मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर में होता है। तो मर्जर के पॉइंट्स यहां पे लिख दिए हैं। तो यहां पे कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये नहीं है। इसके बाद कहता है कंसीडर अमलगमेशन इक्विटी, सिर्फ इक्विटी नहीं होता, इसके साथ साथ हम प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और साथ के साथ कैश कुछ भी हम दे सकते हैं सामने वाले कंपनी के लिए। तो ये एक बार ना आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर होगा तो मैं दोबारा करके भेजूंगा। कंडीशन फॉर एमलगमेशन, अच्छा ठीक है, मैं गलत हो गया भाई, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। कहता है बताइए कंडीशन फॉर अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर नेचर ऑफ मर्जर रहा तो अमलगमेशन कैसे होगा, ये है क्वेश्चन है नेचर ऑफ मर्जर। तो नेचर ऑफ मर्जर के लिए बिल्कुल सही लिखा है। नेचर ऑफ मर्जर में सारे एसेट्स ले लेंगे, लायबिलिटी ले लेंगे, ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी खरीदेगा। इसके अंदर क्या होता है कि 90%, इसके अंदर क्या होता है हमारा कि 90%, जो 90% शेयर होल्डर है वो सेम ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपकी कंपनी को खरीदा, तो जब मैं आपकी कंपनी को खरीद लूंगा तो बदले में जो आपको डिस्चार्ज करूंगा सिर्फ मैं इक्विटी शेयर दूंगा अपनी कंपनी को, वो भी 90% तक का देना पड़ेगा। इसके बाद कंसिडरेशन में सिर्फ इक्विटी देंगे, ये नेचर ऑफ मर्जर के कंडीशंस बता रहा हूं मैं। बिजनेस ऑफ ट्रांसफरी कंटिन्यू टू द अमलगमेशन, वो बिजनेस हमारा चलता रहेगा। ट्रांसफर कंपनी इज अ कंटिन्यू, ट्रांसफर जो कि ट्रांसफर हुआ है और जो जिसने खरीदा है वो कंटिन्यू बिजनेस को चलाता रहेगा दोनों को। इफ एनी अबव द कंडीशन नॉट सेटिस्फाई अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज माना जाएगा, नॉट नेचर ऑफ मर्जर। जैसे कि इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, जैसे मान लो मैं सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी ना लूं तो नेचर ऑफ मर्जर हो ही नहीं सकता। मैं 90% आपको शेयर ना अलॉट करूं तो हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ इक्विटी के बदले मैंने कैश भी दे दिया तो हो ही नहीं सकता। ये सारे के सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो नेचर ऑफ मर्जर है। इसके अगर और किसी तरीके से आपको पेमेंट करता हूं तो नेचर ऑफ परचेज में आ जाएगा। नेचर ऑफ मर्जर्स रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी इंटरेस्ट, दोनों के होता है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं यहाँ पे, डन और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। ट्रांसफर ऑफ कंपनी, एक्विजिशन एसेट्स, इसमें कंपनी का नाम भी बदल जाता है। आ जाइए सर, एक ये क्वेश्चन आ गया यील्ड मेथड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, एक ऊपर भी आया था हमारा शायद सुपर प्रॉफिट। तो यील्ड मेथड कैसे होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो ये रेट ये यूनिट नंबर 3 का है, यहां पे देखने की आवश्यकता नहीं है। आ जाइए सर, आपका डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कर ली कि पिछली बार भी आ गया, तो प्रोग्राम वाले बच्चों, पिछली बार ऑनर्स में आया था, प्रोग्राम वाले सतर्क रहिएगा, इस बार आपके पेपर में आ सकता है। अच्छा, पेपर तो अभी टाइम है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पेपर आपका आएगा भेजिएगा जरूर। देखो AS14 और इंड AS, जैसे कि AS3 वाला देखा था, तो इसी तरीके से यहाँ पे AS14 और इंड AS103 में फर्क ये है कि वो भी अपने रूल्स है ये, लेकिन ये न्यू बनाया गया है, तो इसमें कुछ लेटेस्ट रूल्स होंगे। डील विद द अकाउंटिंग अमलगमेशन, डील विद द बिजनेस आपका कॉम्बिनेशन, बिजनेस को एक्विजिशन करने के। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड है, एक्विजिशन मेथड ओनली एक ही रखा है। लिमिटेड टू amalgamation covered wider business combination, goodwill amortization over the time, goodwill treated as a आपका impairment, मतलब जो भी गुडविल है उसको हम एज अ एसेट्स यहाँ पे ओवर द टाइम हमारा क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे मानते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिटेड यूज फेयर वैल्यूएशन एक्सटेंसिव यूज के लिए करते हैं। आपका बार्गेनिंग परचेज क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व, अगर हम सस्ते में खरीद लेते हैं। रिकॉग्नाइज अदर कॉम्प्रेहेंसिव, आपका मान लेते हैं कि ये हमारे रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम मान लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व इनकम हो जाता है, ये जैसे सस्ते में खरीद लिया।
ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टेटमेंट ट्रीटमेंट, इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी। आपका जब भी इंड एस आएगा इंप्रूव ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो आपका वर्ड हो ही जाएगा। कुछ यहाँ साइलेंट फीचर और कुछ ये, तो दोनों के बीच में डिफरेंस प्रोग्राम वाले बच्चों आप में आ सकता है। ये आ जाइए सर, डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसको एक बार मैं बता दूं। देखो जैसे कि मान लो XYZ लिमिटेड है और एक PQR लिमिटेड है, ये दोनों अलग अलग है। अगर XYZ लिमिटेड इस कंपनी को खरीद लेती है, बाय कर लेती है, तो इसके बाद जब बाय करेगी तो इसकी नई बैलेंस शीट बनेगी। इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? न्यू। तो जब भी किसी कंपनी के न्यू बैलेंस शीट बोलते हैं तो बैलेंस शीट का होता है रिकंस्ट्रक्शन करना, मतलब दोबारा बनाना। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन माना जाता है वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन माना जाता है, क्योंकि बाहर वाले को बुलाने के बाद हमारे बैलेंस शीट में हुआ। हमारे पास पहले से जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन माना जाता है। लेकिन मान लेते हैं XYZ लिमिटेड है और इसकी हालत बहुत खराब है और इंटरनली वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोलता है कि भैया मैं तुम्हारे इक्विटी कम दूंगा, एसेट्स की वैल्यूएशन कम कर रहा हूं, मैं खुद ही आपस में डिस्कस करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मान लो मेरे बिजनेस की हालात खराब है और मैं आपस में ही बात करके सारी चीज को रिकॉग्नाइज करूंगा, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब आ जाइए थ्योरी को पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कहता है डिफाइन डिफरेंस क्या क्या है इंटरनल में। तो नो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसके अंदर ना कंपनी कभी बंद नहीं होती, वो तो अपने इंटरनली बात कर रहे हैं। इसके अंदर न्यू कंपनी फॉर्म हो जाता है, एमलगमेशन, ये एक तरीके से एमलगमेशन ही है, एक तरीके से क्या है ही एमलगमेशन। रिडक्शन कैपिटल के अंदर हो जाता है, इसमें ओल्ड कंपनी की लिक्विडेशन सारी चीजें खत्म हो जाती है और इसमें सिर्फ अपनी कंपनी के वैल्यू को गिराते हैं हम। Key point, internal reconstruction take place when the some company is external reconstruction involve formation of new company बनाने के टाइम पे। क्विक रिवीजन, कनेक्टिविटी, कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्ट रहेगी, ओल्ड कंपनी खत्म, जीरो। चेंज इन कैपिटल, कैपिटल शेयर कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर नेचर इंटरनल प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। तो यही जो मैंने आपको समझाया वही है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन कब आया था सर पेपर में? 2025 में। तो पिछली बार पता नहीं क्यों इतने सारे थ्योरी आए थे, जिसकी वजह से इतने थ्योरी, अगर पिछली बार थ्योरी नहीं आता तो अब वो देख लो, उसके हिसाब से लेके चलना होगा। तो बस इसके अंदर आपके यही थ्योरी थे। ये था हमारा यूनिट नंबर अगेन 4 कंप्लीट। 2-4 क्वेश्चंस करा रहा हूं, ज्यादा नहीं करा रहा। लगभग मैं 1.5 से 1.25 घंटे के अंदर मैं पूरे यूनिट कवर करा रहा हूं थ्योरी के आपके। तो ये था, तो होपफुली आप समझ जाएंगे और अच्छे से करेंगे। तो इसको अच्छे से करिएगा। और हाँ भाई यार सब्सक्राइब कर लो, और इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स जाके आप सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए शिक्षा धाम के नाम से। अगर आप iOS यूज करते हैं, iOS यानी एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्लास प्लस डाउनलोड करेंगे, क्लास प्लस, और वहां पे जाने के बाद आपको कोड देना है KGATK, KGATK कोड लिखिएगा, हमारे खुल जाएगा एप्लीकेशन उसके हिसाब से। क्योंकि एप्पल पे लिस्टेड कराना थोड़ा सा कॉस्टली है सारी चीजें, तो हम नहीं करवा पाए। डेफिनेटली इस बार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग हमसे जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे अगर एनरोल होते हैं तो डेफिनेटली अगली बार से हम iOS पे भी आ जाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए अब आगे हमारा जो है यूनिट नंबर 4 की तरफ खत्म हो जाता है, यूनिट नंबर 5 पे आएंगे। 1 तारीख से हमारे कोर्सेस भी लॉन्च हो रहे हैं मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, जो मैं ये नोट्स बता रहा हूं, क्वेश्चंस आप ध्यान देखिएगा, क्वेश्चंस की लिस्ट अलग से भी दे दूंगा। क्वेश्चंस यही रहेंगे, आंसर को थोड़ा और फिल्टर करिए। अगर आपने 10 ईयर अभी तक बाय नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 10 ईयर भी ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे फर्दर आप आगे स्टडी करिए। उसके अंदर जो नोट्स है उसको पढ़ के जाइए। इस बार पेपर थोड़े से टफ चेक हो सकते हैं। टफ का मतलब है कि आप कुछ भी लिख के आते थे ना, नंबर मिल जाता था। इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए और पेपर का भी ध्यान रखिएगा इस बार थोड़ा सा। कंपनी लॉ का तो देखो मैंने इतनी मेहनत करी थी आप लोगों के लिए और आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा था, तो इसी वजह से मेहनत करा। अब ये वीडियो डालूंगा, अब मान लेते हैं ये वीडियो, हालांकि इस वीडियो को डालने के बाद बहुत लोग कॉपी वगैरह कर लेते हैं, तो जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो आप अगर किसी और की वीडियो देखें तो डेफिनेटली आप वहां पे एक चीज तो इनिशिएट करिए कि भाई तुम एटलीस्ट क्रेडिट तो उसको दो जिसका नोट्स लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कंटेंट कॉपीराइट लगा दिया। मैं क्या कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस को फिल्टर कर रहा हूं। सारे क्वेश्चंस को फिल्टर करने का अब अभी से नहीं, 2017-16 से क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। आप देखोगे ना तो रात को कल 3 बज गए भाई मेरे, 3 बजे तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सुलझाया है। उसके बाद आज था सुबह 9 बजे तक, फिर देखा यार ये कुछ क्वेश्चन छूट ही गए, फिर करते करते टाइम लगा, तब जाके ये वीडियो हमारी बन पाई है। इस बात का ध्यान रखिए, इतनी मेहनत लगती है। फिर सारे आंसर्स निकाले, सारे आंसर्स को फिर मैंने
चैट जीपीटी से दिया और चैट जीपीटी से क्विक नोट्स बनाया। अब आप भी सोचोगे सर मैं भी चैट जीपीटी से नोट्स बनवा लेता हूं, तो बना लीजिएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ गलती करेगा तो आप उसको फिल्टर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप गलती पढ़ के चले जाइएगा। पहले हम बनवाते हैं, उसके बाद सबको एक एक लाइन को पढ़ते हैं, हाँ ये बताया जा सकता है, ये ठीक है, ये लाइन ठीक है, ये भी ठीक है, तो चलो ये ओके है। तो एक एक चीज को वेरीफाई करने के बाद, अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अगर किसी स्टाफ को दे दूं तो नॉट पॉसिबल कि वो कर पाए, मुझे ही करना पड़ता है भाई, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता मेरे भाई? दूसरा आप भी समझ सकते हो, दूसरा करेगा तो फिर कहां से वो आपको रिजल्ट मिल पाएगा।